हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। उत्तराखंड टेट के लिए एक और वीडियो हम लोग लेकर आए हैं। बड़ी ज़बरदस्त ईवीएस के क्वेश्चन आंसरों की वीडियो है और इसके अंदर हम लोग बहुत ही बेहतर ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो हमारे उत्तराखंड टेट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो वो है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मॉनसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, अगर ठंडे रेगिस्तान की बात की जाए भारत के अंदर तो आपको मिलेगा, जैसे लद्दाख है तो लद्दाख के नीचे हमारा एक रेंज आएगी जिसे हिमालय माउंटेन रेंज हम लोग कहते हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मॉनसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, तो हमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑप्शन इसके अंदर से छांटना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें आपसे, तो पहला ऑप्शन है कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। या ऑप्शन नंबर बी है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में रहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। या ऑप्शन नंबर डी है कि ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो भाई सुनो, अगर मैं बात करूं कि ये कोई बादल है और यहाँ पर ये कोई हिमालय रेंज है और यहाँ पर ये कोई क्षेत्र है, तो यहाँ से ये बादल क्या होंगे, वो हिमालय रेंज से जो होंगे टकरा जाएंगे और टकराने के बाद वापस मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इनके साइड में को होकर गुजर जाएंगे या फिर पीछे वापस लौट जाएंगे, लेकिन उससे इस हिमालय वाले रेंज से ऊपर बाहर नहीं जा पाएंगे। और जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, फिर ये एक तो ऊंचाई पर है, ऊपर से सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पर वर्षा नहीं जा पा रही है, तो इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान हम लोग कहेंगे। तो जैसे हमारे भारत में लद्दाख है, लद्दाख भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है और भारत का एक सबसे ऊंचाई पर स्थित रेगिस्तान भी जो है वो लद्दाख ही है। अगला प्रश्न हम लोग बात करें आपसे, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है जलवाष्प और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषित गैस नहीं माना जाता, उसे ग्रीन हाउस गैस जरूर माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे आपसे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? देखो, अगर फिजिक्स के अंदर हम जो लोग राशियां पढ़ते हैं, क्वांटिटीज पढ़ते हैं, तो दो तरह की है। एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है, और एक ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो क्या द्रव्यमान है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या संवेग है, क्या भार है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्योंकि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसके अंदर दिशा नहीं होती है, नहीं तो गुरुत्वाकर्षण बल में, संवेग में, भार में, वेग में, सब में दिशा होती है इनमें। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अच्छे 4th नंबर के प्रश्न की, तो वो है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह, मतलब पूरी होल शिक्षा का, होल एजुकेशन का एक कारण बन सकता है एनवायरमेंटल स्टडी, तो क्या है, यदि क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकीकृत, अगर है इंटीग्रेटेड है सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि इंक्लूसिव, समावेशी है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी है कि यह है विषयगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है कि ऑल ऑफ अबाउ, उपरोक्त सभी। जी हाँ, ये तीनों के तीनों होने चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की। ओके, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमारे प्राइमरी स्कूलों के अंदर, जूनियर स्कूलों के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या होती है? बाला का पूर्ण रूप पूछा गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग एज लर्निंग एड जो होता है हमारा, स्कूलों के अंदर चित्र, जो हमारे एक चित्र बनाए जाते हैं, एक कोई चीज़ें प्रदर्शित की जाती है, चाहे वो पर्यावरण को बचाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, या फिर एक नैतिकता बताने के लिए बच्चों को, और नैतिकता सिखाने के लिए जो एक दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं स्कूलों के अंदर, वही हमारा बिल्डिंग एज लर्निंग एड के अंदर आता है, बाला होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखें जरा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा। वो है हमारा कि
ओके, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? तो कौन सी ऐसी गैस है जिसमें वृद्धि होती है यदि वनों को काट दिया जाए, वनों का उन्मूलन कर दिया जाए, वनों को खत्म कर दिया जाए? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण किया जा रहा है ना पेड़ों के द्वारा, और पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, उनका उन्मूलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? तो इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? क्या हैज़र नहीं होता है, टाइफाइड नहीं होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता है, या ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जल प्रसारित रोग नहीं है, क्योंकि वो प्रदूषित हवा से, धुएं से, कालिक से इत्यादि से होता है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। नहीं तो ऊपर के जो 3 हैं वो पानी के माध्यम से फैलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे तो वो है कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का युग्म चयनित कीजिएगा। जो प्रदूषण से फैलते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण से, चाहे वो किसी भी प्रदूषण से फैलने वाले रोग, हमें उसका चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही है। मिनीमाता जो रोग होता है, जो 1956 में जापान की खाड़ी मिनीमाता में पहली बार हुआ था, तो ये एक मिनीमाता है जो एक पानी के अंदर पारे की मात्रा बढ़ने पर होता है, और जिस समय पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, तो जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, थोड़ी सी एक वीकनेस आ जाती है, हमारे दांत वो एक कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये एक दोनों के दोनों जो रोग हैं वो एक हमारे प्रदूषण द्वारा होते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मेटल कौन सा होता है? कौन सा तत्व क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम जो है वो ही क्लोरोफिल के अंदर पाया जाने वाला तत्व है, और ये एक प्रकार का कैटलिज्म का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है हमारा कि किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं? देखो, जब किसी भी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति होती है कि इसकी पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट है। एंडेमिक उसे कहा जाता है, एंडेमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जरा, तो वो है कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होता है? तो जिस समय कार्बनिक पदार्थ के अपघटन का समय होता है तो मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं होता है? तो क्या जल नहीं होता? जी हाँ, जल तो बनेगा भाई, पोषक तत्व जो होता है वो भी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, तो इसलिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन भी बनती है। देखो, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हमारे अपघटित हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा मिट्टी के अंदर, और एक मिट्टी के ऊपर एक परत जमती है जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, और वही ह्यूमस जो हो जाती है बहुत ज़्यादा एक उत्पादित होती है, मतलब जहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, जहाँ अपने किसी भी फूड का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ज़रा, बड़ा ही महत्वपूर्ण। अब बात करें हम क्वेश्चन की, तो भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो 1 से अधिक राज्य में अवस्थित है, तो ऐसा भारत का कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1 से अधिक राज्य में स्थित है? तो क्या वो वैली ऑफ फ्लावर है, नेशनल पार्क है? क्या ऑप्शन नंबर बी है कि भारत के माउंटेन रेलवे है? क्या ऑप्शन नंबर सी है सुंदरवन नेशनल पार्क है? क्या ऑप्शन नंबर डी है कालका शिमला रेलवे है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के माउंटेन रेलवे जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो कालका शिमला रेलवे जो एक हिमाचल प्रदेश में चलती है, टॉयज रेलवे चलती है, एक दार्जिलिंग के अंदर चलती है पश्चिम बंगाल के अंदर, नीलगिरी पर्वत में चलती है जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के अंदर। तो ये क्या है, हमारे ये कई सारे राज्यों में फैला हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न की अगर बात की जाती है तो बायोगैस, बायोमास के अवयवी किण्वन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो कौन सी गैस उत्पादित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। बायोमास के अवयवी
किण्वन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बायोगैस होती है, क्या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है गैस ऑयल होती है, या फिर प्राकृतिक गैस होती है, या फिर CNG होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। बायोगैस उत्पन्न होती है बायोमास के अवयव किण्वन के द्वारा। ओके, देखो ध्यान रखेंगे, बायोगैस के अंदर लगभग 65% मीथेन पाई जाती है। ठीक है, ये अप्रदूषित होती है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाती है ये वाली गैस। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है कि निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठन को चुनिएगा। जो लिविंग है, बायोटिक है, उसको संगठन को हमें चुनना है। तो क्या क्लोरोफिल है? जी नहीं। क्या फिर पलवक है? जी हाँ, पलवक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लांकटन जो होते हैं हमारे, एक प्रकार से जो पानी पर समुद्र में या फिर तालाब में ऊपर जो एक पलवक होते हैं, तैरते रहते हैं, बेल टाइप होती है, छोटे छोटे हमारे प्लांट्स की तरह होते हैं, तो वो पलवक कहलाते हैं हमारे, तो वो जैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है कि यूरिया को लेपित करने हेतु, यूरिया को लेपित करने के लिए प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज से बनाया जाता है? तो यूरिया को जब लेपित किया जाता है तो वो नीम के बीज के तेल से उसका लेपन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो नाइट्रोजन है वो पौधे में जाती है और जितनी मात्रा में आवश्यक होती है पौधे को उतनी मात्रा में उसको मिल जाती है। ऐसे कि नहीं फालतू में ये चीज़ें खर्च होगी, क्योंकि हमारे उर्वरक के अंदर नाइट्रोजन होता है ज़्यादा, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि ये जब इसका लेपन करके इसको रखा जाता है और जब इसको डाला जाता है किसी भी खेत के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो वहाँ पर धीरे धीरे मात्रा में जो है नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट स्टेट, भारत का वो पहला स्टेट कौन सा है जो एक्शन प्लान जारी करने वाला था? तो एक्शन प्लान किसने जारी किया था? 2008 की बात है, सन 2008 की। तो वो भारत का पहला राज्य है दिल्ली। 2008 के अंदर जलवायु परिवर्तन, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन प्लान जारी किया था, वो भारत के दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक प्रकार से चैन की तरह, एक कड़ी दूसरे में, दूसरी कड़ी तीसरे में, तीसरी कड़ी चौथे में, तो जब एक दूसरे से जुड़ी हुई जटिल खाद्य श्रृंखला होती है तो क्या कहलाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है, खाद्य जाल कहलाती है, फूड वेब कहलाती है। अगली बात हम लोग करें क्वेश्चन की, तो वो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखो कौन सा है, क्या होती है पारंपरिक ऊर्जा? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो पहले प्राचीन काल से, कभी एक एंशिएंट टाइम से जो चली आ रही थी एनर्जी ऊर्जा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि, तो वही हमारी पारंपरिक कहलाती है। लेकिन जैसे कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, एक हम लोग कह सकते हैं भूतापीय ऊर्जा भी होती है, नाभिकीय ऊर्जा भी होती है, सौर ऊर्जा भी होती है, ऐसे जैसे ज्वारीय ऊर्जा भी होती है। ये सारी की सारी गैर पारंपरिक है, जो पहले टाइम में नहीं चलती थी, लेकिन वर्तमान में चल रही है, मॉडर्न टाइम में चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है, कोयला। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो है कि गलत युग्म का चयन कीजिएगा, तो कौन सा इसमें गलत युग्म है, तो उसको हमें छांटना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे खासा लेवल का दिया गया प्रश्न है। तो यहाँ पर है कि नीलगिरी बायोस्फीयर जो है हमारा, वो तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में है। जी सही है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि नोकरेक बायोस्फीयर मिजोरम में। जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मेघालय के अंदर नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। हमारे इंडिया के अंदर ना 18 बायो रिजर्व हैं, आपको पता होना चाहिए, बायोस्फीयर जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो 18 बायोस्फीयर्स हैं, उनमें से हमारा जो नोकरेक जो बायोस्फीयर है तो वो मेघालय के अंदर है, ना कि मिजोरम के अंदर है। और उसके अलावा ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है भाई कि सिमलीपाल बायोस्फीयर जो है वो उड़ीसा के अंदर है, और इसके अलावा दिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी है,
और देखो यहाँ पर देवांग है, ये बायोस्फीयर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में फैला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा बी ऑप्शन का। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। मतलब डेजर्ट एरिया में पाई जाने वाली एक नेचुरल एक वनस्पति इनमें से कौन सी है। तो इसका सही आंसर बहुत बढ़िया कैक्टस होगा। कैक्टस ही हमारी एक ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जो पाई जाती है मरुस्थल के अंदर। और हाँ, ये इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते ना कांटों का रूप धारण कर लेते हैं, और हाँ कांटों के रूप धारण कर लेते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो पूरी की पूरी तरीके से जो उसकी फलियाँ निकली रहती है उसी के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, ओके। अगली प्रश्न की अगर बात की जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। देखो, ग्रीन मफलर एक प्रकार की परियोजना है, एक प्रकार की योजना भी है, तो ये संबंधित है। जैसे हमने क्या कहा कि एक प्रकार से मफलर है, मफलर को हमने जब लपेटते अपने मुंह पे तो कान भी ढकते हैं और मुंह भी ढक जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सड़क होती है, इस सड़क के आसपास में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो ग्रीन मफलर से संबंधित योजना है। उससे क्या होगा भाई, उससे एक तो नॉइस जो आ रही है, सड़क की जो आवाज़ आ रही है जो नुकसान पहुंचाती है, श्रव्य ध्वनि मतलब ध्वनि जो प्रदूषण फैलता है वो नहीं होगा। और इसके अलावा जो एक हानिकारक गैसें निकलती है किसी भी मोटरसाइकिल से या वाहनों से, तो वो गैसेस जो हो जाती हैं वो प्लांट जो होता है अपने अंदर बॉडी के अंदर ले लेता है, जिससे आसपास के लोग सही रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की अगर बात की जाती है तो वो है कि भू पारिस्थितिकी जो हमारा जियो इकोसिस्टम है, तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के ऊपर जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सभी को पता होगा, सूर्य है। सूर्य से एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, उसके बाद ही सारी प्रक्रिया हमारी आगे चलती है इस भू भाग के अंदर, पारिस्थितिकी के अंदर। अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो कौन से ऐसा ग्रह है जिसका नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट है, शनि ग्रह का। टाइटन जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। जो हमारा टाइटेनिया है वो अरुण ग्रह का है, और ट्राइटन है वरुण ग्रह का। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा नेचुरल एक जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है गैनीमेड, बृहस्पति का है। और सबसे छोटा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो डिमोस है, मंगल ग्रह का। ओके, अगले प्रश्न की बात की जाए तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है। तो क्या कपास से, जैट्रोफा से, दलहनी से, आलू से। सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैट्रोफा के पौधे से प्राप्त किया जाता है बायोडीजल। अगले प्रश्न की अगर बात की जाती है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। जो हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट था वो कब आया था, कब पारित हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और वन्य जीव अधिनियम जो आया था 1972 के अंदर आया था। ओके, देखो कई सारे एक्ट हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे जिसमें कई सारे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि एक जो रेड पांडा संरक्षण अधिनियम है, हाथी संरक्षण परियोजना थी वो कब चली थी। ऐसे करके कुछ एक एक्ट हैं या फिर एक प्रोजेक्ट है जो चले हैं, उनके ईयर से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं उत्तराखंड टेट के अंदर और अन्य टेट के अंदर भी। अगले प्रश्न की अगर बात की जाएगी आज की वीडियो का तो वो है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर जो तापमान इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाना। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बढ़ेगी, जितनी मात्रा बढ़ेगी हमारे इस वायुमंडल के अंदर, उतना ही हमारा क्या होगा, भूमंडलीय तापन बढ़ता चला जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की अगर बात करें हम लोग तो वो है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कोई
भी समुद्री सीमा नहीं है। देखो समुद्री सीमा अगर बात की जाती है कि हमारा ये भारत है और ये जो तटीय भारत है, इस तटीय भारत में जितने भी राज्य आते हैं 9 राज्य लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमा पानी से लगती है। तो इनमें से भाई गोवा की भी लगती है, गुजरात की भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है, लेकिन राजस्थान की नहीं लगती है। तो राजस्थान जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ऐसा राज्य है भारत का जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। और सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम समुद्री सीमा वाला राज्य गोवा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की, तो वो है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की जो जांच की जाती है तो वो किसके माध्यम से की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, BOD, जिसे कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD की फुल फॉर्म होती है। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अन्यथा वैसे क्वेश्चन तो आता ही है कि भाई किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर की जांच जो की जाती है वो BOD के माध्यम से की जाती है। और इन 5 डेज भी आता लिखा हुआ सामने, इन 5 डेज, 5 वीक, 5 मंथ, ऐसे करके भी ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें आपका सही आंसर आएगा इन 5 डेज, 5 दिनों के अंदर। तो हम लोग ऑक्सीजन को मापते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मापते हैं 5 दिनों तक। ओके, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा? इनमें से कौन सा रोग वायरस से हो रहा है या होता है? क्या टाइफाइड होता है, क्या कोलेरा होता है, क्या जुकाम होता है, क्या मलेरिया होता है? देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, सी बिल्कुल सही होगा इसका सही आंसर। जुकाम जो है वो वायरस से होता है। और हाँ, एक बात और, ये जो मलेरिया आज के टाइम में चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो वो है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे कोल्डेस्ट जो लेयर है वो कौन सी है? भाई देखो यहाँ की अगर बात की जाती है, जो हमारी धरती है ये हमारा सौर मंडल है, ये हमारा समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो ये जो मध्य मंडल होता है ना, मध्य मंडल का जो तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मेसोस्फेयर, मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो ये थे आज के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो EVS के थे और आपके पेपर के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये। तो अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।